Hello students, we have done in my previous video the section new and old terminologies from the chapter tracing changes from 1,000 years of class 7 history. Today we will do some other topics of this chapter. We will discuss historians and their sources from this chapter and one more section, that is new social and political groups. After that we will start chapter number 2 of history class 7. The name of chapter number 2 is new kings and kingdoms, in which we will read today the emergence of new dynasties. So let's start now. Historians and their sources. हिस्टोरियंस कई तरह के सोर्सेज का यूज़ करते हैं पास्ट के बारे में स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. लास्ट ईयर आपने क्लास 6 में गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धना इन रूलर्स के बारे में पढ़ चुके हो आप सब. अब हम 700 CE से आगे का पढ़ेंगे, मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे अब हम. तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो सोर्सेज हिस्टोरियंस ने यूज़ किए इस पीरियड को स्टडी करने के लिए, यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी है. कंटिन्यूटी कैसे? उन्होंने कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया पास्ट को स्टडी करने के लिए. 700 CE से पहले भी इसी का यूज़ करते थे, उसके बाद भी उन्होंने इसी को कंटिन्यू किया. पर बीच में एक डिसकंटिन्यूटी भी आई. वो डिसकंटिन्यूटी क्या थी कि पहले क्या था कि जो पाल्म लीव्स होते थे ना, उनके ऊपर लिखा जाता था. तो अब क्या हो गया, अब पेपर भी इन्वेंट किया गया चाइना के द्वारा. तो अब लोग जो हिस्टोरियन, जो पास्ट में थे पीपल, रूलर्स वगैरह या स्क्राइबर्स, उन्होंने पेपर के ऊपर भी लिखना स्टार्ट कर दिया. और जो पेपर है बहुत ज़्यादा चीपर बन गया था, अब सस्ता सोर्स बन गया था और ये वाइडली अवेलेबल था. आराम से वो मिल जाता था, हर जगह अवेलेबल हो जाता था. तो लोगों ने होली टेक्स्ट, जो भी धार्मिक उनको लिखना होता था, स्पिरिचुअल, वो उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया. क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स थे उनके इतिहास वहाँ पे लिखने स्टार्ट कर दिए लोगों ने. लेटर्स, कोई संस की शिक्षाएँ, उनकी टीचिंग्स, या पैटिशन मतलब रिक्वेस्ट या प्रेयर, या जुडिशियल रिकॉर्ड्स, कोई कानूनी रिकॉर्ड्स वगैरह, वो सारे वहाँ पर रखे जाने लग गए. और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो भी ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, हाथ से लिखते थे वो पेपर पर, इसको वेल्दी लोग ले लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे, या फिर रूलर्स या मोनेस्ट्रीज़ होते हैं मठ, जहाँ पे संत वगैरह रहते हैं, वहाँ पे उनके लिए कलेक्ट कर लिया जाता था, टेम्पल्स के लिए कलेक्ट कर लिया जाता था. और इनको लाइब्रेरीज़ में और आर्चीव्स में रखा जाता था. आर्चीव्स क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पास्ट से रिलेटेड, वो रखे जाते थे. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स होते थे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते थे हिस्टोरियंस को पास्ट को स्टडी करने के लिए. पर इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था. यूज़ करना क्यों डिफ़िकल्ट होता था? क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी. जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स बोलते हैं हम लेखक को जो लिखते हैं, वो क्या करते थे, प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं थी. एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या एक ओरिजिनल कोई क्रॉनिकल होता था. जो स्क्राइब्स थे वो खुद हैंड रिटन उनकी कॉपी करते होते थे. कोई फ़ोटोस्टेट मशीन वगैरह उस टाइम पे नहीं होती थी. तो वो जब खुद कॉपी करते थे, आप खुद देखो कि आप अगर अपने फ्रेंड का होमवर्क नोट कर रहे हो, ठीक है, उसकी नोटबुक लेके आप अपना होमवर्क कर रहे हो उसमें से, या अपने फ्रेंड की फेयर नोटबुक लेके आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो. आपको कई बार कुछ वर्ड समझ नहीं आते, फिर आप गेस करके लिख लेते हो. आपकी गेस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है. हैंड राइटिंग नहीं समझ आती, या आपके फ्रेंड ने कुछ लिखा है, आप उसने बेशक सही भी लिखा है, आप जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिख देते हो. तो ऐसा सब कुछ हो जाता था स्क्राइब्स से, ये वाली मिस्टेक्स हो जाती थी. तो इस वजह से जो हिस्टोरियंस हैं, जो पास्ट की स्टडी करते हैं इन क्रॉनिकल्स को पढ़ के, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ के, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती थी क्या सही है क्या गलत है. ज़रूरी थोड़ी है कि उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मिले जिससे वो स्टडी कर रहे हैं. वो कॉपी भी हो सकती है. तो अगर कॉपी है तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी, उनकी वर्डिंग को समझने में, या उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं.
कुछ जो टेक्स्ट होता था वो एकदम ही दूसरे से अलग होता था, तो ये सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ऑथर की वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाती थी, और हम लोग टोटली डिपेंडेंट थे कॉपीज़ के ऊपर जो बाद में स्क्राइब्स ने लिखी थी। यही कारण है कि हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। उनको सेम टेक्स्ट के कई कई मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन देखने पड़ते थे अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, कि ओरिजिनली रिटर्न किया क्या गया है। जो ऑथर्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम क्रॉनिकल्स को रिवाइज भी किया। 14th सेंचुरी के एक क्रॉनिकल थे जो इतिहास को लिखते थे, वो थे जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने क्रॉनिकल लिखा पहले तो 1356 में, फिर 2 साल बाद उन्होंने एक अनदर उसका वर्जन लिखा। पर ये जो दोनों ही थे, दोनों ही एक दूसरे से अलग थे, और हिस्टोरियंस को पहले वर्जन का 1960 तक तो पता ही नहीं लगा कि वो है कहाँ। ओरिजिनल वाला तो उनको मिला ही नहीं। वो जो बड़ी बड़ी उस टाइम पे लाइब्रेरीज़ थी, लाइब्रेरीज़ की कलेक्शन में ही कहीं पर लॉस्ट हो गया। तो ये वाला जो हमने सेक्शन किया हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इसमें हमें ये पढ़ने को मिला कि उस टाइम पे कोई फ़ोटोकॉपीज़, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं होती थी। स्क्राइब्स खुद ही हैंड रिटन लिखते होते थे, तो जिसमें मिस्टेक्स भी हो जाती थी। तो जो हिस्टोरियंस पास की स्टडी करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। उन्हें देखना पड़ता था सेम टेक्स्ट के कई वर्जन्स को देख के उन्हें अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि एक्चुअल में कहा क्या जा रहा है, ओरिजिनल मैटर क्या है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ये हमने इस सेक्शन में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो मेडिवल टाइम पीरियड में कुछ नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स सामने आए, वो क्या थे अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड द सेक्शन न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो जो मेडिवल टाइम पीरियड था 700 CE से 1750 CE तक, इसमें कुछ नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स सामने आए थे। यहाँ पर हिस्टोरियंस के लिए एक चैलेंज रहा था इस टाइम पीरियड को थोड़ा स्टडी करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी। वो क्या डेवलपमेंट थी? टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आई थी, नई नई उस टाइम पे। लाइक पर्शियन व्हील आया था इरिगेशन में, एंड वीविंग में स्पिनिंग व्हील आया था, और फायर आर्म्स वेपन्स वगैरह आए थे। कुछ नई फूड और बेवरेज अराइव हुए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जैसे पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी। तो ये सारे जो इनोवेशंस थी, नई टेक्नोलॉजीज़ और क्रॉप्स थी, ये लोगों के साथ आई थी। लोग अपने आइडियाज़ को लेके आए थे दूसरी जगहों से। तो यहाँ पर जब लोग आए थे, टेक्नोलॉजी आई थी दूसरी जगहों से, तो यहाँ पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल चेंजेस भी हुए थे। इनमें से कुछ चेंजेस के बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी रीड करोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोबिलिटी का पीरियड था। मोबिलिटी का पीरियड मीन्स यहाँ पे लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आए थे अपॉर्चुनिटीज़ के लालच में। अपॉर्चुनिटीज़ क्या कि हमारे इंडिया को, हमारे सब कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा वेल्दी माना जाता था कि इसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ थी कि लोग अपना भाग्य बना सकते हैं, फॉर्चून बना सकते हैं। यहाँ पर उस टाइम में एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो थे राजपूत्स। ये नाम डिराइव किया गया है राजापुत्रा से। राजापुत्रा मीन्स सन ऑफ अ रूलर। 8 से 14th सेंचुरी के बीच में ये जो टर्म है वो अप्लाई होती थी ग्रुप ऑफ वैरियर्स के बीच में। मतलब ये राजपुत्रा हम बोलते थे क्षत्रिय स्टेटस वाले जो लोग होते थे। इस टर्म में ये जो क्षत्रिय मैंने बोला, सिर्फ रूलर्स ही नहीं आते थे, कफ्तान्स भी आते थे, और सोल्जर्स और कमांडर्स भी आते थे जो अलग अलग मोनार्क की आर्मीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे होते थे। ये जो राजपूत्स होते थे, इनका शिवालरिक कोड ऑफ कंडक्ट होता था। शिवालरिक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा काइंड और एक्सट्रीम वैलर मीन्स करेजियस होते थे बहुत ज़्यादा ये, और इनमें लॉयलिटी की सेंस बहुत ज़्यादा होती थी। ये सारी क्वालिटीज़ जो पोइट्स वगैरह हैं उन्होंने राजपूतों में बताई थी कि ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी ग्रुप ऑफ पीपल आए थे इस टाइम पीरियड में सामने। वो कौन थे? मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ। जो कायस्थ थी ये स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज़ की कास्ट थी। तो उन्होंने भी पॉलिटिकली अपनी कास्ट का यूज़ किया।
इस टाइम पीरियड में उन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको अवेल करने की कोशिश की। इस टाइम पीरियड के दौरान जो जंगल थे उनको साफ़ किया जा रहा था एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए। तो इस तरीके से जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे। हैबिटेट मीन्स हमारी सराउंडिंग। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे उन्हें वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट क्यों होना पड़ा? क्योंकि फॉरेस्ट को साफ़ कर रहे थे। उनमें से कुछ ने फिर लैंड को टिल करना शुरू कर दिया खेती वगैरह के लिए, वो पीसेंट बन गए। और एक नया पीसेंट ग्रुप सामने आया जो रीजनल मार्केट्स, कफ्तान्स, प्रिस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, इन सब से इन्फ्लुएंस्ड होके आया। और इन्होंने एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का ये लोग हिस्सा बन गए और ये अब टैक्स पे करने लग गए और गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करने लग गए जो लोकल वहाँ के लॉर्ड्स रहते थे। जब ये उगाते थे तो आगे बेचेंगे भी ना, तो इन्होंने ये सब शुरू कर दिया। तो ये सब हमें इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस वहाँ पर देखने को मिले जो पीसेंट्स में आए थे, वहाँ पे किसानों में। और इसके अलावा कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी और कुछ ऐसे थे जिनके पास कैटल्स वगैरह थे, जानवर वगैरह थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो लीन सीज़न में, लीन सीज़न मीन्स कि जो मंदी वाला सीज़न होता है जब काम इतना नहीं चलता, तब वो आर्टिसन, आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर लेते थे। तो जो सोसाइटी है बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो गई थी। लोगों ने खुद को जातीज़ में, सब कास्ट में बांट लिया था और उनकी जातीज़ को रैंक दे दिया गया था उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के बेस पे। ये जो रैंक उनको दिए गए थे ये परमानेंटली फिक्स नहीं किए गए थे, ये उनकी पावर, इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेज जो उनकी जाति के पास होते थे, जाति के मेंबर्स के पास होते थे, उसके बेस पर ये चेंज होते रहते थे। और सेम जाति का स्टेटस किसी एक एरिया में कुछ और हो सकता था, किसी एक में कुछ और भी हो सकता था। ये जो जातीज़ थी अलग अलग, ये अपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते थे अपने मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते थे, इन जातीज़ के जो बड़े होते थे, बड़े बुजुर्ग, उनकी एक असेंबली होती थी, वो बनाते थे और उनकी असेंबली को जाति पंचायत बोला जाता था। ये जो जातीज़ थी ये विलेजेस के जो नॉर्मल रूल्स वगैरह थे उनको भी फॉलो करते थे और इन विलेजेस को गवर्न किया जाता था कफ्तान के द्वारा। और इकट्ठे ये सारे मिलकर एक स्टेट की छोटी सी यूनिट बनाते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेक्शन न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। यहाँ पे कौन कौन से सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप सामने आए? सबसे फेमस था राजपूत, उसके अलावा अहोम, सिख्स, जाट्स एंड कायर्स थी, ये सारे ग्रुप सामने आए। और इसके अलावा हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा कि हैबिटेट भी चेंज हो गया था, लोगों के सराउंडिंग्स, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स उनको माइग्रेट होना पड़ा था और जातीज़ में लोग बट गए थे। ये सारा कुछ हमने इस सेक्शन में पढ़ा। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इन चैप्टर नंबर 2 वी विल स्टडी न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सो हियर इज़ अ मैप, सी। अब यहाँ पे हमें कुछ एरियाज़ दिखने को मिल रहे हैं जहाँ, जैसे कहीं पर लिखा है चहामांस, कहीं पर इंद्रप्रस्था। तो ये सारे उस टाइम पे लोग थे जिन्होंने, आजकल जैसे हम किसी को दिल्ली बोल देते हैं ना, किसी स्टेट को, किसी को तमिलनाडु, ऐसे इन एरियाज़ पर, इन स्टेट्स पर उस टाइम पे इन कम्युनिटीज़ ने, इन लोगों ने राज किया हुआ था, इन लोगों का उस टाइम पे राज था। तो ये हमें इस मैप में देखने को मिलेगा। उसके बाद द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। मेडिवल टाइम पीरियड में कुछ नई डायनेस्टीज़ होता है वंश, वो भी सामने आए। वो कैसे, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो 17th सेंचुरी के टाइम पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। 7th सेंचुरी के टाइम पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ्स थे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग एरियाज़ में। जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे, पहले से जो वहाँ पे किंग्स थे, वो इन नए जो बने थे किंग्स वगैरह, रूलर्स वहाँ पे आए थे, लैंडलॉर्ड्स, इनको वो अपना सबॉर्डिनेट समझते थे। सबॉर्डिनेट या सामंताज हम बोल देते हैं। ये जो सामंताज थे ये वेल्दी पीपल थे और ये सबॉर्डिनेट थे एग्जिस्टिंग किंग्स के। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे वो इनसे एक्सपेक्ट करते थे कि ये जो सामंताज हैं उनको गिफ्ट वगैरह दें और कोर्ट में उनके लिए प्रेजेंट हों और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएं। जैसे ही सामंताज ने और ज़्यादा पावर और वेल्थ गेन कर ली, वो खुद को महासामंता डिक्लेयर करने लग गए, महामंडलेश्वर। और अब वो चाहते थे कि उनके ऊपर जो किंग है ना, ओवरलॉर्ड्स, कि जो एग्जिस्टिंग किंग पहले से थे, उनसे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। वो उनके सबॉर्डिनेट नहीं रहना चाहते थे, सबॉर्डिनेट नीचे मतलब उनके अंडर नहीं रहना चाहते थे।
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी था राष्ट्रकूटास का दक्कन में। स्टार्टिंग में जो राष्ट्रकूटास है ये चालुक्यास थे जो कर्नाटका के, उनके सबॉर्डिनेट थे। बट मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा चीफ था, इसने चालुक्यास को ओवरथ्रू कर दिया था। ठीक है, मतलब ये उनसे इंडिपेंडेंस के लिए इसने किया कुछ, इसने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको हिरण्यगर्भा बोला जाता है, ये लिटरली इसको गोल्डन वॉर्म भी बोला जाता है। ये जो रिचुअल जब परफॉर्म किया गया है ब्राह्मण्स की हेल्प के साथ परफॉर्म किया गया था, और इसमें ऐसा सोचा गया था कि जो रीबर्थ हुआ है सेक्रीफाइजर का एज अ क्षत्रिय, जिसने सेक्रीफाइस किया उसका क्षत्रिय के रूप में रीबर्थ हुआ है। एक्चुअल में वो बर्थ से क्षत्रिय है भी नहीं थे। तो दूसरे हम केसेस ले लें तो जो आदमी थे उस टाइम पे लोग थे इंटरप्राइजिंग फैमिलीज से, वेल्दी फैमिलीज से, उन्होंने मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कि इस एरिया में हम रह रहे हैं तो ये हमारा किंगडम है, उन्होंने ऐसे कार्व आउट कर लिए अपने किंगडम। फॉर एग्जांपल जो कदम्बा, मयूरेश्वरमन एंड गुजारा प्रतिहारा हरिचंद्र हैं, ये ब्राह्मण्स थे। इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को गेव अप कर दिया, जो बाय इनका जो क्या कहते हैं, जैसे होता है ना कास्ट, ये वाली कास्ट नहीं, ये प्रोफेशन करना है, तो ये सारा कुछ इसको इन्होंने त्याग दिया। और ये भी इन्होंने भी अपने कर्नाटका और राजस्थान में किंगडम्स इस्टेब्लिश कर लिए थे। तो ये था कि कौन कौन से नए डायनेस्टीज़ आई थी। यहाँ पे आपको पता लगा कि कुछ नए यहाँ पे सामंताज सामने आए जो सबॉर्डिनेट थे एग्जिस्टिंग किंग्स के, फिर वो पावर चाहते थे और भी ज़्यादा, एग्जिस्टिंग किंग को भी उन्होंने ओवरथ्रू कर दिया। राष्ट्रकूटास के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, और कुछ एंटरप्राइजिंग फैमिलीज़ थी, इन्होंने भी अपने किंगडम को कार्व आउट कर लिया। तो ये कुछ नई डायनास्टीज़ थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।